हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक ये शुरू करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। बिफोर यू रीड के सेक्शन में हमें राइटर के बारे में, जो ऑथर है उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। आइए देखते हैं। जो एनी फ्रैंक थी उनका पूरा नाम था एनलीज मैरी। इनका जन्म 12 जून 1929 में हुआ था एंड इनकी लाइफ स्पैन बहुत कम रही थी बिकॉज़ ये फरवरी या मार्च 1945 में इनकी डेथ हो गई थी। एनी फ्रैंक एक जर्मन लड़की थी जो कि जूइश थी एंड उनको अपनी फैमिली के साथ हाइड होना पड़ा था क्योंकि वहाँ पे हिटलर्स जो थे, हिटलर ने बहुत ज़्यादा ही अत्याचार कर रहा था। वो जूइश लोगों पे उनको मार रहा था। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए एनी फ्रैंक को वहाँ पे ऑफिस में उनके फादर के ऑफिस में रुकना पड़ा। तो उस टाइम पीरियड में उन्होंने अपनी डायरी एंट्री लिखी थी जिसमें उन्होंने अपनी डायरी को फ्रेंड मान के उनके साथ अपनी सारी बातें शेयर करी थी। तो उसी डायरी की ये जो चैप्टर है वो एक एक्सट्रैक्ट है छोटा सा। उनकी जो डायरी है वो बाद में पब्लिश हो गई थी फ्रॉम द नेम द डायरी ऑफ द यंग गर्ल। तो उसी डायरी का एक छोटा सा ये एक्सट्रैक्ट है। सो आइए इसको देखते हैं। ये जो टाइम पीरियड था कुछ ही वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम पीरियड था और वो अपने फ्रेंड्स के साथ एम्स्टर्डम में वहाँ पे रुकी हुई थी क्योंकि वहाँ पे जर्मन ऑक्यूपेशन उनका चल रहा था नीदरलैंड्स के साथ जब वॉर हो रहा था। तो ये वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम है जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ एम्स्टर्डम में वहाँ पे उस ऑफिस में छुपी हुई थी। उनकी जो फैमिली है वो एम्स्टर्डम में मूव कर चुकी थी। क्योंकि वहाँ पे नाजीज़ ने यानी कि हिटलर ने और उनके समर्थकों ने पार गेन कर लिया था और जर्मनी के जितने भी लोग थे वो ट्रैप्ड थे नाजी ऑक्यूपेशन के अंदर एंड एक्सटेंडेड टू नीदरलैंड्स। और सारे लोग नीदरलैंड्स जा चुके थे। जैसे नाजीज़ का कब्ज़ा और उनका परसिक्यूशन बढ़ने लगा, वो ज़्यादा जूइश लोगों को परसिक्यूट करने लग गए। वैसे वैसे जो जूइश लोग थे वो छुपने लग गए। उसी वक्त में एनी फ्रैंक की जो फैमिली थी वो भी वहाँ हाइडिंग के लिए चली गई थी जुलाई 1942 में इन द हिडन रूम्स ऑफ हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। तो ये लोग कहाँ छुपे थे? ये बेसिकली एनी फ्रैंक के जो फादर थे ऑटो फ्रैंक उनकी ऑफिस बिल्डिंग में जाके छुपे थे। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, जब उन्होंने 2 साल हाइड करके वो रहे तो वहाँ के जो ग्रुप था उन्होंने बिट्रे कर दिया और ट्रांसपोर्ट कर दिया इन सबको कंसंट्रेशन कैंप्स में। अगर आप सबको नहीं पता कंसंट्रेशन कैंप का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये वो जगह होती है जहाँ पे इन लोगों को स्ट्रिक्ट रूल के साथ रखा जाता है और वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा यातनाएँ दी जाती हैं। तो इसके बाद जब वो सब कंसंट्रेशन कैंप में रहने लग गए तो वहाँ पे कुछ ही समय के बाद जो एनी फ्रैंक थी उनके टाइफस से डेथ हो गई थी। कहाँ पे? बर्जन बेल्सन में। और उनके डेथ की कुछ दिनों बाद ही उनकी सिस्टर मार्गोट फ्रैंक, जो उनकी एल्डर सिस्टर थी, उनकी भी डेथ हो गई थी। उनके फादर जो थे ऑटो फ्रैंक वो सिर्फ एक अकेले सर्वाइवर थे पूरी फैमिली में से और उनकी पूरी फैमिली के जितने भी लोग थे धीरे धीरे उन सबकी मौत हो गई थी। तो जब वो वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ और उनके फादर वापस एम्स्टर्डम रिटर्न हुए तो उन्होंने ये फाइंड किया कि उनकी जो डायरी थी वो होपफुली सेव हो गई थी और वो इस बात को देख के बहुत कन्विंस्ड थे कि वो जो डायरी थी वो एक बहुत यूनिक रिकॉर्ड है क्योंकि उस डायरी में हर एक बात उस वक्त की लिखी गई थी। किस तरीके से एक यंग गर्ल फील करती है इस वॉर के टाइम पे, नाजीज़ के रूल के टाइम पे, और उसकी अपनी क्या परसेप्शंस हैं वो सब कुछ लिखा हुआ था। तो ये बहुत यूनिक रिकॉर्ड था बिकॉज इस डायरी में हमें वो सारे डेट्स और क्रॉनिकल्स मिलते हैं उन सारे इवेंट्स के जो कि उस टाइम पीरियड फ्रेम के बीच में हुआ था। तो इस चीज़ को देख के वो बहुत कन्विंस थे और उन्होंने इस रिकॉर्ड को पब्लिश करने के बारे में सोचा और उन्होंने ये एक्शन लिया और उस बुक को पब्लिश किया विद द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ये जो बुक थी ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई, ये बुक बहुत ज़्यादा फेमस हुई लोगों के बीच में एंड ये वन ऑफ द वाइडली रेड बुक्स हो गई पूरी दुनिया की। जो एनी फ्रैंक थी बेसिकली ये डायरी उनको तो उनके 13th बर्थडे पे मिली थी और इस डायरी के अंदर उनके सारे क्रॉनिकल्स थे उनकी लाइफ के। 12 जून 1942 से लेकर के फाइनल एंट्री जो उस डायरी के अंदर हुई थी वो थी 1 अगस्त 1944 तक की।
और इवेंचुअली इसकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज थी, इस डायरी में जो रिटन डॉक्यूमेंट जो इवेंट्स थे उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज डच थी, बट उसको मैनी लैंग्वेजेस में जैसे कि इंग्लिश एंड अदर मैनी लैंग्वेजेस, जर्मन, फ्रेंच, इन सारी भाषाओं में उसको ट्रांसलेट किया गया और पूरी दुनिया में लोगों ने इस किताब को बहुत सराहा था, बहुत तारीफ़ हुई थी इस बुक की और ये वाइडली रेड बुक्स बन चुकी थी पूरी दुनिया की। इसके अलावा बहुत सारे फिल्म्स भी बने हैं टेलीविज़न पे, थिएट्रिकल प्रोडक्शंस भी हैं, ओपेरा भी है जो उस डायरी के बारे में बताती है और उस टाइम पीरियड फेम के बारे में हमें बताती है। ये जो वर्क है एनी फ्रैंक का, इस डायरी का, ये एक बहुत अच्छी किताब है बिकॉज़ ये एक इंसाइटफुल माइंड की, एक ऐसे माइंड की जो कि सब कुछ समझ रहा है और वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है, उसके बारे में बता रही है कि एक यंग गर्ल किस हिसाब से सोचती है और उसमें वो उस डायरी के अंदर जो डेली लाइफ है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो वो लोग जीते थे उस ऑफिस में हिडन होके नाज़ी ऑक्यूपेशन के अंदर, उसके बारे में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। एंड एनी फ्रैंक डेथ के बाद उस एक डायरी की हेल्प से पूरी दुनिया के लोग उनको जान सकें एंड ये जान सकें कि वो कितनी बड़ी होलोकास्ट विक्टिम्स थी इस नाज़ी ऑक्यूपेशन की वजह से एंड वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पीरियड फ्रेम में। सो ये हमारा इंट्रोडक्शन था चैप्टर का। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द एनी फ्रैंक, शी इज़ वेरी इनोसेंट गर्ल and this photo as I wish myself to look all the time, then I would maybe have a chance to come to the Hollywood। ये जो फ़ोटो है एनी फ्रैंक की, ये उनको बहुत पसंद थी और वो इनके बारे में इनके जो शब्द हैं वो ये हैं कि काश मैं ये अपनी जो पिक्चर है वो हमेशा देखती रहूं तो मुझे ये चांस मिलेगा कि मैं भी हॉलीवुड में वर्क कर सकूं। तो वो एक्चुअली हॉलीवुड में भी जाना चाहती थी। सो आगे यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी गिवन है जिसमें कि डायरी एंट्री के बारे में सारी चीज़ें गिवन है। इसको हम स्किप करते हुए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। सो स्टार्टिंग विद द चैप्टर, फर्स्ट पैराग्राफ में जो राइटर हैं वो कहती हैं कि डायरी लिखना उनके लिए बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंज फीलिंग है। सिर्फ ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने डायरी पहली बार लिखनी शुरू की है, बल्कि ऐसा इसलिए भी है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इसके आगे जब ये डायरी पूरी हो जाएगी तो वो खुद और बाकी के लोग दोनों में से कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा उनकी डायरी को आगे पढ़ने के लिए, बिकॉज़ ये 13 ईयर ओल्ड लड़की की बात होगी सारी, तो शायद वो भी आगे जाके इंटरेस्टेड ना हो इसको पढ़ने में और बाकी के लोग भी इसमें कोई इंटरेस्ट ना दिखाएं। लेकिन स्टिल ये चीज़ें उनके लिए मैटर नहीं करती बिकॉज़ कोई उनको चाहिए जिनके सामने वो अपनी सारी दिल की बात कह सके एंड डायरी इज़ द वन जिनके सामने वो अपनी सारी बातें कह सकती हैं। सेकेंड पैराग्राफ में वो कहती हैं पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। ये जो लाइन है ये हमें बताता है कि बेसिकली ये एक कमेंट है जो वो पेपर के ऊपर और लोगों के ऊपर करती हैं, बिकॉज़ अगर हम लोगों के साथ कोई भी बात शेयर करते हैं तो वो चीज़ सीक्रेट रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। बट पेपर के सामने अगर हम कुछ भी लिखते हैं, उसके ऊपर कुछ भी लिखते हैं तो वो जाके कभी भी किसी को नहीं बताता है। इवन इसका एक सेकंड मीनिंग है, वो ये है कि लोग जो है वो आपकी बातें सुनना नहीं चाहते हैं, उनके पास इतना पेशेंस नहीं होता है कि वो आपकी प्रॉब्लम्स, आपके व्यू पॉइंट्स को सुन सकें, बट पेपर वो आपकी सारे व्यू पॉइंट्स को, आपकी परसेप्शन को सुनेगा। सो इसलिए पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस है पीपल से। आगे वो बताती हैं कि उनको ये बात कहने की तब सोची उन्होंने जब वो थोड़ी डिप्रेस थी और वो अपने घर पे बैठी हुई थी, अपने चिन को अपने हाथों में लिए, चिन को अपने हाथों में लिए मतलब कि अपने गालों पे हाथ रख के वो बैठी थी और वो बोल्ड थी एंड वो ये सोच रही थी कि मुझे जाना चाहिए बाहर या नहीं जाना चाहिए। वो बिल्कुल लिस्टलेस थी उस टाइम पे, मतलब उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था बाहर जाने में क्योंकि उनको कोई एनर्जी या एक्साइटमेंट फील नहीं हो रही थी। और उसके बाद वो फाइनली घर में रुक जाती हैं, और वहाँ पे वो ब्रूड कर रही थी। ब्रूड मीन्स कि वो बहुत सारी चीज़ें सोच रही थी और वो लिटिल डिप्रेस्ड फील कर रही थी। एंड उसके बाद वो कहती हैं कि हाँ, पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होता है पीपल से। क्यों? क्योंकि वो इस डायरी को किसी को भी पढ़ने के लिए देने नहीं वाली हैं।
जब तक कि उन्हें कोई एक रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता, बिकॉज़ ये डायरी उनके रियल फ्रेंड ना होने की कमी को पूरा करेगा। एंड तब तक वो अपनी कोई भी बात किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहती जो उनका रियल फ्रेंड ना हो, इसलिए वो इस डायरी के साथ शेयर करेंगी। वो कहती हैं कि अब मुझे बैक उसी पॉइंट पे मैं आपको बताती हूँ कि मुझे डायरी को क्यों फ़र्स्ट प्लेस पे रखना पड़ा, और इसका कारण ये है कि उनके पास कोई अपना फ्रेंड नहीं है। फ्रेंड क्लियरली उनके पास बहुत सारे थे, बट उनकी कोई ऐसी फ्रेंड नहीं थी जिनके साथ वो सारी बातें शेयर कर सके और वो प्रॉपरली उनकी बात को सुन सके एंड उसके रिगार्डिंग वो किसी से शेयर ना करें। वो आगे बताती हैं, वो क्लियरली बताती हूँ, वो ऐसा डायरी में लिखती हैं कि मैं आपको क्लियरली बताती हूँ। एक्चुअली ये सारी बातें वो अपनी डायरी से कर रही थी, तो वो लिख के ये सारी बातें कर रही थी। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें क्लियरली बताती हूँ, बेसिकली कोई ऐसा बिलीव नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की इस दुनिया में अकेली है, और सच में ऐसा नहीं है। मैं अकेले बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे पास एक लवली पेरेंट्स हैं और मेरी 16 ईयर ओल्ड एल्डर सिस्टर है। इसके अलावा 30 पीपल ऐसे हैं, 30 लोग ऐसे हैं जिनको मैं फ्रेंड्स बोल सकती हूँ। मेरे पास एक बहुत अच्छी फैमिली है, एक बहुत अच्छी आंट है, एक अच्छा घर परिवार है, बट इन सब के बावजूद मैं अकेली हूँ क्योंकि मेरे पास एक ट्रू फ्रेंड नहीं है। आगे वो बताती हैं कि जब वो ये अपने दोस्तों के साथ होती हैं, उनको ऐसा फील होता है कि उनका एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है जो वो उनके साथ बातें कर रही हैं, और वो लेकिन कोई भी बात अपने दिल की नहीं कर पाती हैं। वो सिर्फ ऑर्डिनरी थिंग्स जो एवरीडे लाइफ में होती हैं वही वो कह पाती हैं उनसे, और वो बिल्कुल भी क्लोज़ नहीं हो पाती हैं अपनी फ्रेंड से जिनके साथ वो सारी बातें शेयर कर सकें, और यही उनकी मेन प्रॉब्लम है। और ये कहती हैं कि शायद ये मेरी गलती है, कि मेरी फॉल्ट है, मेरी गलती है कि हम दोनों एक दूसरे से अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते हैं। बट जो भी हो, यही केस है, यही प्रॉब्लम है, और इसीलिए मैंने डायरी को चुना है। और वो ये भी कहती हैं कि अनफॉर्चुनेटली शायद वो लोग इतने लायबल नहीं हैं कि मैं उनसे अपनी सारी बातें कह सकूं। वो चेंज भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स चेंज भी हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने डायरी लिखना शुरू किया है। कहती हैं कि उनके माइंड में जो एक इमेज थी एक ट्रू फ्रेंड की, जो एक इमेजिनेशन थी उनकी, उसको इन्हांस करते हुए, उसको और ज़्यादा अच्छा बनाते हुए वो इस डायरी में कोई फैक्ट्स नहीं लिखने वाली हैं जैसा कि बहुत सारे लोग करते हैं। वो इस डायरी को अपना एक फ्रेंड मानने वाली हैं और फ्रेंड की तरह उस डायरी के साथ अपनी सारी बातें शेयर करने वाली हैं, और वो इस फ्रेंड का एक छोटा सा नाम रखेंगी जिसका नाम होगा किटी। गाइस, ये हमारे इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए। मैं इसकी सेकेंड वीडियो बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।